हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल प्राइमेट्स में। फीमेल प्राइमेट्स जैसे कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्टिव साइकिल से मतलब क्या है? ये वो पीरियड है जिसमें फीमेल कैपेबल होती हैं रिप्रोडक्शन के, यानी ये प्रोड्यूस कर सकती हैं अपने ऑफस्प्रिंग। फीमेल्स में ये जो रिप्रोडक्शन के लिए पीरियड होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। ठीक, जैसे कि मेल में हम देखते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो आफ्टर प्यूबर्टी थ्रू आउट द लाइफ जो है वो होता रहता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। हमने oogenesis में पढ़ा था, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा में हमने पढ़ा था कि oogenesis स्टार्ट हो जाता है इंट्रायूट्राइन लाइफ से, है ना। इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ 45 और 50। इस टाइम पीरियड में ये जो oogenesis है ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है। अब ये जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रेजेंट करती है रिप्रोडक्टिव साइकिल किसी भी फीमेल प्राइमेट की। ठीक, यानी कि ये कैपेबल है रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। अब फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है हम उसे मेनार्क कहते हैं। ये मेनार्क यानी कि इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्यूबर्टी में। और प्यूबर्टी कब होती है? एट द एज ऑफ 13 टू 15। ये इसका टाइम है, या तो 13 में, 14 में या 15 में। या किसी किसी फीमेल्स में 13 से पहले भी हो जाती है, या किसी फीमेल में 15 के बाद भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजियोलॉजी एंड देयर जेनेटिक्स। तो प्यूबर्टी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो है एज 13 टू 15। ठीक, इस एज को हम क्या कह रहे हैं? इस एज में स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसे हम क्या कहते हैं? मेनार्क कहते हैं। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाती है तो हम इसे नाम दे देते हैं मेनोपॉज। और मेनोपॉज हो जाता है एट द एज ऑफ 45 टू 50, और स्पेसिफिक कहें तो 50। ठीक है। यानी कि फीमेल जो है कैपेबल है रिप्रोडक्शन के प्यूबर्टी से लेकर, यानी मिनार्क से लेकर मीनोपॉज तक, जब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल असल में एक इवेंट है जो स्टार्ट होता है एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक। ठीक, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये नॉर्मली होती है 28 डेज की। ठीक, यानी ड्यूरेशन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कितना है? 28 डेज है। और फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये रेंज में आती है 20 टू 40 डेज। ठीक, यानी कि फीमेल्स में अगर 20 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो नॉर्मल है, और अगर 40 डेज तक भी है तो भी वो नॉर्मल है। लेकिन अगर 20 डेज से कम हो रहे हैं डेज तो वो एबनॉर्मल है, या 40 डेज से ज्यादा हो रहे हैं डेज तो वो भी एबनॉर्मल है। ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज है किसकी? मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मैं अब जो हम पढ़ेंगे वो रिगार्ड्स पढ़ेंगे 28 डेज की साइकिल से। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं हमारे यूट्रस में, ओवरीज में, सर्विक्स में और वेजाइना में। तो आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में समझेंगे। कहाँ कहाँ चेंजेस बताए? ओवरीज में, यूट्रस में, वेजाइना में और सर्विक्स में। ये जो चेंजेस हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं हार्मोन्स की मदद से। यानी इन्हें कराने के लिए, इन चेंजेस को कराने के लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कराने के लिए हार्मोन्स एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं और कैसे रिलीज होते हैं ये हम एक 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 चेंजेस के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम समझ रहे हैं ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस से क्या मतलब समझ में आता है? यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरीज के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। ओवरीज में प्रोसेस होता है कौन सा? oogenesis का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक, और ये फॉर्मेशन ऑफ ओवम भी जो है वो इन्फ्लुएंस होता है किससे? हार्मोन से। राइट।
तो ये जो चेंजेस हैं ओवरीज में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हमने दो पार्ट में डिवाइड करे हैं। एक है फॉलिकुलर फेज और दूसरा है लूटियल फेज। ठीक। तो फॉलिकुलर फेज से आपको क्या बात समझ में आती है? फॉलिकुलर फेज कुछ रिलेट नहीं करता फॉलिकल से। जो फॉलिकल्स हमने बात की थी कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में हमारे पास जो प्राइमरी oocyte होता है, क्या होता है बेटा? प्राइमरी oocyte, इसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल की लेयर होती है, जो क्या कहलाता है? प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, और ये सेकेंडरी फॉलिकल से फिर टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर मैच्योर फॉलिकल जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, फिर ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है वो इस ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। ठीक। तो ये जो मैच्योरेशन है फॉलिकल्स का, यही क्या कहलाता है? फॉलिकुलर फेज कहलाता है। फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है फिफ्थ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से। हमने अभी बात की थी ना शुरू में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज की है। इसे कह देते हैं हम 0 to 28 डेज। ठीक। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट आप पीरियड देख रहे हैं, ये मेंस्ट्रुएशन, इसे हम समझेंगे जब हम समझेंगे यूट्राइन चेंजेस के बारे में। अभी हम कौन चेंज पढ़ रहे हैं? ओवेरियन चेंज में फॉलिकुलर फेज पढ़ रहे हैं। फॉलिकुलर फेज कब बताया स्टार्ट होता है? फिफ्थ डे से, और एंड होता है ओव्यूलेटरी फेज पे, यानी कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक। तो फिफ्थ डे से लेकर 14th डे तक क्या कहलाता है? फॉलिकुलर फेज कहलाता है। इस फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल या मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल हो रहा है। ठीक। अब फॉलिकुलर फेज को करवाने के लिए, जैसे कि हमने कहा कि सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन फॉलिकुलर फेज को इनिशिएट करवाएगा, यानी फॉलिकल्स को फॉर्म करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारे पास सबसे पहले हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH। GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और रिलीज करवाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करते हैं जाके ओवरी पे। ठीक। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम बता रहा है कि स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल्स के फॉर्म होने को। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स को मैच्योर कराने में हेल्प करता है। ठीक। वहीं पे दूसरा फेज है हमारा लूटियल फेज। तो लूटियल फेज नाम बता रहा है लूटियल। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब ये रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल, तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके फॉर्म हो जाता है कॉर्पस लूटियम। अब नाम समझ में आया? तो ये जो लूटियम है, क्योंकि इस फेज में जो फॉलिकल फेज के बाद फेज स्टार्ट हो रहा है, इस फेज में लूटियम, कॉर्पस लूटियम फॉर्म हो रहा है, इसलिए इस फेज को क्या कह देते हैं? लूटियल फेज कह देते हैं। ठीक। लूटियल फेज कब स्टार्ट हो रहा है? आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन यानी कि 14th डे के बाद, 15th डे पे। और कब तक होगा ये? 28 डे तक क्या चलेगा? आपका लूटियल फेज चलेगा। ठीक है। क्या हो रहा है लूटियल फेज में? जैसे ही रप्चर हुआ यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल का, तो ये ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट होने के बाद ये मैच्योर होता है कॉर्पस लूटियम। ठीक। और ये कॉर्पस लूटियम हमने बात की थी कि रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये बात की थी हमने। रिलीज करता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक, तो क्या होगा कि कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होने लगेगा और क्या बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये भी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। अब इस इवेंट को कराने के लिए जो आपने यहाँ पे देखा ना, ये ओव्यूलेशन हुआ,
ये निकला यहाँ पर आपका सेकेंडरी oocyte। तो इस पूरे इवेंट को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, ध्यान रखिएगा, प्रायर, जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन, एलएच जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये पूरी पीक देख रहे हैं, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसके बढ़ने की वजह से यहाँ रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है और ओव्यूलेशन हो पाता है। अगर यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा तो यहाँ ये ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, याद रखिएगा ये। ठीक, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए। इतनी बात हमें समझ में आई। तो हमने क्या कहा, ओवेरियन चेंजेस में कितने फेज हैं? दो, एक है फॉलिकुलर फेज और दूसरा क्या है? लूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स फॉर्म हो रहे हैं जिसे हमने नाम दिया टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और फिर इसके बाद ओव्यूलेशन के बाद हमारा लूटियल फेज स्टार्ट होता है जिसमें कॉर्पस लूटियम बनता है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे यूट्राइन चेंजेस की। ठीक, तो यूट्राइन चेंजेस में क्या है? तीन फेजेस हैं, एक है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है प्रोलिफरेटरी फेज और फिर है सिक्रीटरी फेज। ठीक, ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। तो हमने सबसे पहले बात की कि हमारे पास जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो 0 डे से लेकर 28 डेज की है। ठीक है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे हमेशा। हमने यहाँ बात की कि मिड में क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, यानी कि रप्चर रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल का और सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवरी से बाहर आएगा। क्या बताया यहाँ पे? क्या है? ओव्यूलेशन है, यहाँ ऊपर लिखा है ओव्यूलेशन। ठीक है, अब जो यूट्राइन चेंजेस हैं, यहाँ यूट्राइन चेंज का मतलब क्या है कि यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होंगे। अब आपको अगर याद हो तो यूट्रस की हमने तीन वॉल पढ़ी हैं, है ना? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक, तो ये जो यूट्राइन चेंजेस हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बात करते हैं वो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं आज एंडोमेट्रियम की। इसके बारे में बात करेंगे, एंडोमेट्रियम। तो ये जो आपको लेयर दिख रही है ना यूट्रस की, ये यूट्रस की लेयर है, कौन सी? एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम को स्पेसिफिक क्यों बात कर रहे हैं हम आज? क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, है ना, जो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम में होता है। कैसे होता है और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता तो क्या होता है, आज हम ये समझेंगे। ठीक, तो स्टार्ट होता है यूट्राइन चेंज मेंस्ट्रुअल फेज से। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में कब स्टार्ट होता है? आफ्टर ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन, जब सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन नहीं करता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसमें, तो क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ये धीरे धीरे करके शेड होने लगती है। ठीक, आप ये देख रहे हैं, ये एंडोमेट्रियम की वॉल है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल धीरे धीरे करके विजाइना के थ्रू बाहर आने लगती है। ठीक, इस एंडोमेट्रियम की वॉल में ब्लड प्लस साथ में कुछ फ्लूइड्स भी जो हैं बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जिसे को हम क्या कह देते हैं? मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कह देते हैं। ठीक, इसको दूसरे शब्दों में हम मेंसेस भी कह देते हैं या फिर कहीं कहीं पे एमेनिया भी कहते हैं या कैटेमेनिया भी कहते हैं। अभी आप फिलहाल याद रखेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। ये जो फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ये होता है 4 to 5 डेज का।
यानी कि ये जो ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये 4 टू 5 डेज की होती है। इसी डे से हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 है ये। जिस दिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उस डे को हम क्या कहते हैं? डे 1 कहते हैं। और हम कह रहे हैं कि ये कब तक होगा? 5 डेज तक होगा। तो ये क्या हुआ? 1 टू 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं। ये देख रहे हैं हम फेज मेंस्ट्रुएशन। ये मेंस्ट्रुएशन में हमने क्या कहा कब से कब तक है? डे 1 से लेकर डे 5 तक। ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज को कराने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं। एक हार्मोन ये आप देख रहे हैं ब्लू वाला, ये है ईस्ट्रोजन। और इधर हमने रिप्रेजेंट करा है ये दूसरे कलर से, ये है प्रोजेस्टेरॉन। अभी प्रीवियस हमने पढ़ा कि जब ओव्यूलेशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होकर कॉर्पस लूटियम बन जाता है। यही पढ़ा हमने। ये कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लार्ज अमाउंट में, और कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है। ठीक, कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्पस लूटियम रिलीज कर रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्या नहीं होता? फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होगा, तो क्या होगा? कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे करके डीजनरेट हो जाएगा। और इसके डीजनरेट होने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन भी क्या होंगे? नहीं रिलीज होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहे हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के डिक्रीज होने की वजह से, अब प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन रखने के लिए। अब मेंटेन नहीं रखेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, तो ये वॉल क्या होगी? धीरे धीरे करके शेड हो जाएगी। ठीक, तो मैं समझ में आया कि यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम की वॉल क्यों शेड हो रही है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन डिक्रीज हो गए। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन डिक्रीज हो गए। और डिक्रीज क्यों हो रहे हैं ये? क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो डिजनरेट हो गया और कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। अब फर्दर वो भी डिजनरेट हो जाएगा। जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट होता है तो दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन से मतलब क्या होता है? प्रोलिफरेशन से कुछ मतलब समझ में आता है? सेल डिवीजन से। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? ये जो पूरी एंडोमेट्रियम देख रहे हैं आप, पूरी शेड हो गई 5th डे तक। यहाँ पे ये 5th डे, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट होते होते ये जो एंडोमेट्रियम थी ये पूरी तरह से शेड हो गई। अब हमारा जो यूट्रस है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस है, ये दोबारा से प्रिपेयर करता है खुद को इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए प्रिपेयर करता है? इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एंडोमेट्रियम है इसके सेल मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर एंडोमेट्रियम जब ये कंप्लीट हो गया था मेंस्ट्रुअल फेज, तो इसकी जो थिकनेस थी वो 1 mm की हो गई थी। ये जो आप देख रहे हैं थिकनेस, ये कितनी है? 1 mm की है। अब इस 1 mm की थिकनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स। किसके सेल्स? एंडोमेट्रियम के सेल्स। क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? प्रोलिफरेटिव फेज कह दिया। ठीक, ये प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट कब हो रहा है? 5th डे से। ये देख रहे हैं आप, 5th डे से स्टार्ट होता है और कब तक होता है? 14th डे तक। एंडोमेट्रियम के सेल जो हैं वो लगातार मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में ये जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम की, ये 3 to 4 mm की हो जाती है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं और थिकनेस जो है 14th डे तक कितनी हो गई है? 3 to 4 mm की हो गई है। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर प्रोलिफरेटरी फेज जो है 14th डे पे पहुंचता है, तो हमने बात की थी 14th डे पे क्या होता है कि जो एलएच हार्मोन है ये पीक पे हो जाता है ना? एलएच हार्मोन क्या होता है? पीक पे हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। जैसे ही ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट होता है तो प्रोलिफरेटरी फेज स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रोलिफरेटरी फेज के बाद थर्ड
फेज स्टार्ट होता है, दैट इज सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, आफ्टर ओव्यूलेशन यानी कि 15th डे पे, ये 15th डे से लेकर 28 डेज का फेज है। ठीक है, 25th डे से लेकर 28th डे का ये फेज है। इसमें क्या होगा सिक्रीटरी फेज में, हमने बात की कि ओव्यूलेशन के बाद क्या बनेगा, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है। क्या बनता है, कॉर्पस लूटियम बनता है। और कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को, है ना। आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके कितनी थिक होती जा रही है एंडोमेट्रियम की वॉल, और ये थिक होते होते ये 6 mm की हो जाती है। कितने की हो जाती है, 6 mm की। ठीक, तो कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है सिक्रीटरी फेज में। यहाँ लिखते हैं हम कि यहाँ पे क्या है, कॉर्पस लूटियम है जो सिक्रीट कर रहा है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और साथ के साथ ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है। ठीक, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, एनलार्जमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम। वहीं पे ईस्ट्रोजन जो है ये प्रोलिफरेशन करवाने में मदद करता है यूट्रस के सेल्स की। ठीक, इन दोनों की मदद से जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। कौन कौन से हार्मोन की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक, ये जो सिक्रीटरी फेज है, ये सिक्रीटरी फेज हमें बताता है, असल में हम इसे कह देते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस फेज में प्रिपरेशन हो रही है इम्प्लांटेशन की। ठीक, बेसिकली यही हो रहा है ना कि थिक हो रही है एंडोमेट्रियम, और थिक क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आना है इम्प्लांटेशन के लिए ब्लास्टोसिस्ट, है ना। उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी ब्लड सप्लाई चाहिए, ताकि यहाँ पे फिर कॉर्निक विलाय बन जाए और फिर प्लेसेंटा बन जाए। तो इस सिक्रेटरी फेज में एनलार्जमेंट होता है एंडोमेट्रियम का, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। ठीक, अब जब इम्प्लांटेशन नहीं होता या फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फिर से क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो शेड हो जाएगी, और फिर से कौन सा साइकिल फेज स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन, फिर ये पूरी साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये थे यूट्राइन चेंजेस। यूट्राइन चेंजेस में हमने 3 फेजेस पढ़े। कौन कौन से फेजेस हैं, मेंस्ट्रुअल फेज है, प्रोलिफरेटरी फेज है, और सिक्रीटरी फेज है। ठीक है, इतनी बात। आइए हम यहाँ पर अब जितने भी इवेंट्स हमने देखे उन्हें हम कंबाइन करके समझते हैं। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की बताई हमने, 28 या 29 डेज की। ठीक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की कि यहाँ पर 2 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इवेंट जो यूट्रस में हो रहा है, और दूसरा इवेंट जो ओवरी में हो रहा है। ठीक, और इन दोनों इवेंट्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, हॉर्मोन्स हैं। ठीक, अब क्या होता है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टार्ट होती है यूट्राइन इवेंट में मेंस्ट्रुअल फेज से। पहला फेज हमने क्या बताया, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो 5th डे तक होता है। कब तक होता है, 5th डे तक। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो शेड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिक्रीज हो जाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन के साथ साथ। ठीक, अब ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन क्यों डिक्रीज होते हैं मेंस्ट्रुअल फेज में, क्योंकि ये जो कॉर्पस लूटियम है जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, ये खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये जो आपका कॉर्पस लूटियम है ये डिजनरेट होता है, और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ये शेड होने लगती है।
कब तक? 5th डे तक। ठीक, 5th डे के बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट में स्टार्ट होता है कौन सा फेज? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज 5th डे से लेकर 14th डे तक होता है, यानी कि ओव्यूलेशन से पहले। ठीक, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? मैच्योरेशन होता है फॉलिकल्स का। और मैच्योरेशन फॉलिकल्स का किसकी वजह से होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। ठीक, और साथ में लुटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन है किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो रेगुलेट होते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से, जो निकलता है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और रिलीज करवाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन, जिसके नतीजे में यहाँ पर कौन सा फेज होता है? फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल मैच्योर होते हैं। क्या कौन सा फॉलिकल मैच्योर होता है? प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, फिर टर्शरी में, फिर यहाँ मैच्योर फॉलिकल में, जिसे हम कह देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, तो 14th डे पे क्या होता है? ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 14th डे पे अचानक से ये लुटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो पीक पे चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो मैच्योर फॉलिकल था ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte था ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, और यहाँ रप्चर हो जाता है इस ग्राफियन फॉलिकल का। ये देख रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और ये जो आपका सेकेंडरी oocyte था ये इस फॉलिकल से बाहर आ गया और ओवरी से बाहर फेलोपियन ट्यूब में चला गया। ठीक है, तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है? एलएच यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है। ठीक, जैसे ही एलएच पीक पे गया, यहाँ ओव्यूलेशन हुआ और ये रप्चर हुआ ग्राफियन फॉलिकल का। अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर बन गया कॉर्पस लूटियम। क्या बन गया? कॉर्पस लूटियम बन गया, डेवलपिंग कॉर्पस लूटियम। ठीक, इस कॉर्पस लूटियम के बनने के साथ ही ये ओवेरियन इवेंट में स्टार्ट हो गया कौन सा फेज? लूटियल फेज। यानी कि 14th डे के बाद जस्ट आफ्टर फॉलिकुलर फेज कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है? लूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक, लूटियल फेज के स्टार्ट होने की वजह से ये कॉर्पस लूटियम देख रहे हैं आप, कॉर्पस लूटियम रिलीज करने लगता है, सिक्रीट करने लगता है ये हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। देख रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और स्मॉल अमाउंट में रिलीज करता है ईस्ट्रोजन। तो आप देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों क्या हैं? धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। ठीक, कौन से फेज में? लूटियल फेज में। और ऊपर आप देखेंगे कि एफएसएच और एलएच जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। ठीक, 14th डे पे क्या हुआ था? पीक हुआ था और उसके बाद ये डिक्रीज होने लगे। अब ये तो बात हुई किसकी? ओवरीज की। जब यहाँ पर फॉलिकुलर फेज चल रहा था ओवरीज में, तो यहाँ पर यानी कि यूट्रस में क्या हो रहा था? यूट्रस में फेज चल रहा था प्रोलिफरेटरी फेज। कौन सा फेज चल रहा था? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटरी फेज में क्या हो रहा था कि जो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पर एंडोमेट्रियम में सेल डिवाइड हो रहे थे, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो धीरे धीरे करके थिक हो रही थी। ठीक, अब ओव्यूलेशन के बाद क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस लूटियम बन गया और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकला, कौन सा फेज कहलाया? लूटियल फेज। इसी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल थी ये और थिक हो गई। ठीक, ये थिक क्यों हो रही है? ताकि यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो सके। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा और ये जितनी भी एंडोमेट्रियम थिक हुई थी ये सब वेजाइना के थ्रू बाहर शेड हो जाएगी। ठीक, तो ये था हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट इवेंट्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट में लिख दीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक।